वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए आज से हम लोग जो है पारिस्थितिकी पढ़ेंगे, इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर इकोलॉजी आज से पढ़ेंगे और इकोलॉजी का जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर उनको हम लोग कंसेप्ट के साथ समझेंगे। हम आप लोगों को समझा देंगे ये सारे फैक्ट। ठीक है, देखिए जितने भी महत्वपूर्ण हैं सब आप लोगों को पूरे एक ही आप लोगों को देखिए एक ही बुक में मिल जाएंगे सारा कुछ। देखिए इसके हम करीब आप लोगों को देख लीजिए खाद्य स्तर वगैरह कितने अच्छे से समझाया गया है यहाँ पर। जैसे कि स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता ये सब क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये देखिए सारे जितने भी पिरामिड होते हैं, किस किस तरह के पिरामिड होते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ज़रूर आता है इन्वायरमेंट में। सारे हैं देखिए यहाँ पे कोटोन वगैरह सब अच्छे से समझाया गया है। वायुमंडल में देख लीजिए। ठीक है, कौन कितने मंडल ऊंचाई पर ओजोन गैस पाई जाती है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, सारा कुछ देखिए। जैव विविधता के बारे में सारी जानकारी, 100 स्थानें, ठीक है, परास्थानें वगैरह, इंसिटू और एक्सिटू सब यहाँ पे बताया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पर देखिए आर्द्रभूमि वगैरह, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में कवर करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये एनवायरनमेंट पे इसमें करीब करीब आप लोगों के 3 से 4 वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के जनक कौन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को हर पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है। देखिए इतनी टर्मिनोलॉजियाँ हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो पहला है पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है। तो जनक कौन है पारिस्थितिकी विज्ञान के, तो ओडम है। ठीक है, और इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा था, तो रीटर ने गढ़ा था। ठीक है, इकोलॉजी और ओंकियोलॉजी और इकोलॉजी किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, और इकोलॉजी रीटर ने। देखिए दोनों वर्ड अलग अलग हैं, ये पहले आया था और इसके पश्चात ये वर्ड आया था। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एम.जी. टांसले द्वारा किया गया था इकोसिस्टम वर्ड का यूज। ठीक है, गहन पारिस्थितिकी, ठीक है, डीप इकोलॉजी, यह वर्ड किसने दिया, तो अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो जोसेफ गिरनेले के द्वारा। ठीक है, गिरनेले 1917 ईस्वी में। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर। ये सारे क्वेश्चन सबसे हर पेपर में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है बार बार। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आराम आराम से। धारणी और स्थानीय विकास की अवधारणा किसने दी, तो ब्रंटलैंड कमीशन बना था 1987 में। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था नाम, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो उसी में इसने सर्वप्रथम जो है धारणी विकास या फिर स्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा 1987 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैव विविधता का विभाजन अल्फा बीटा गामा में किसने किया, तो विकेटर साहब ने किया था। ठीक है, विकेटर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी भूगोल शब्द का प्रथम बार चर्चा किसने की थी, तो हेविड एंड हेयर ने। ठीक है, पारिस्थितिकी कृषि का अन्वेषण किसने किया था, प्राकृतिक कृषि का यानी कि नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है, तो मसानोबू फुकुओका। ठीक है, ये भी आ चुका है पेपर में, क्वेश्चन आ चुका है ये भी, मसानोबू फुकुओका। ठीक है, ये जापान के हैं। ठीक है, इनको याद रखना। हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, तो नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजेन ने। ठीक है, जैव विविधता यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत का सर्वप्रथम खोज किसने की थी, चार्ल्स बाबे एवं हेनरी व्यूसन ने। ठीक है, इन्होंने कहाँ की थी, तो उत्तरी ध्रुव पर की थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी, तो जोसेफ फोरियर ने। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं हर कोई पेपर में, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है हर पेपर में। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की दी थी, तो जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व तो किसने दिया था, एडवर्ड सुवेस ने। ठीक है, जैव विविधता वाल्टन जी रोजन के द्वारा। बायोडाइवर्सिटी शब्द, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर। ठीक है, तो किसने, रेमंड एंड बासमैन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी, तो एल्टन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक मदन शब्द किसने दिया था, तो जेरार्ड स्टानहिल ने दिया था।
भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रोफेसर आर मिश्र माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है हर पेपर में। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो देखिए, भारत में पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में प्रयास किए गए अधिनियम बनाए गए, उन अधिनियमों को देखते हैं यहाँ पर। तो भारत वन अधिनियम कब बना था? तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में। देखिए, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है और ये वन संरक्षण अधिनियम है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, संशोधन इसमें कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये नियम है देखिए, वन्यजीव संरक्षण नियम 1995 और ये अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, ये रूल है और ये एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ठीक है, एगमार्क एक्ट 1937 ईस्वी में, ये बहुत पूछा जाता है एगमार्क एक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट बहुत आता है कोई पेपर में, 1973 में ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 ईस्वी में। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में। ठीक है, हाथी संरक्षण परियोजना। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में। इकोमार्क परियोजना, इकोमार्क योजना 1992 में। और ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब? तो 2010 ईस्वी में गठित किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, अब यहाँ से देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहाँ देख लेते हैं, इकोसिस्टम। तो देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो रीटर ने। और इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये 2 अलग अलग वर्ड हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य क्या होता है कि वह भौतिक तंत्र है जिसके अंतर्गत रहने वाले जो है जैविक समुदाय निरंतर जो है अजैविक पदार्थों और ऊर्जा से जो है अंतर्क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये शायद आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझिए। स्व पारिस्थितिकी लिखा है और सम पारिस्थितिकी। तो देखिए, स्व पारिस्थितिकी क्या होता है? इसमें किसी इकाई या जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, न कि पूरे जीव के समूह का। और इसमें क्या किया जाता है? सम पारिस्थितिकी में तो पूरे जीव के समूह का अध्ययन किया जाता है। ये 2 वर्ड लिखे हैं, देख लीजिए। पहला वर्ड है स्व पारिस्थितिकी, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें केवल एक जीव विशेष का अध्ययन किया जाता है। और एक वर्ड है सम पारिस्थितिकी, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, इसमें किसका किया जाता है? तो एक जीव, पूरे जीव समूह का किया जाता है। इसमें केवल एक जीव विशेष का किया जाता है, इसमें पूरे जीव समूह का किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र, देख लीजिए किससे मिलकर बना होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र 2 होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र और आकाशीय परितंत्र आ जाएगा। स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत घास, भूमि, वन और मरुस्थल का क्षेत्र आएगा। ठीक है, और जलीय परितंत्र के अंतर्गत देखिए लवणीय जल और अलवणीय जल विभाजित हो गया है। लवणीय जल में क्या आएगा? तालाब, झील और झरना। और ये अलवणीय जल है, यानी कि जो बहता हुआ जल होता है, ये लवणीय जल देखिए, ज्वारनदमुख, समुद्री जल और लवण झील जितनी भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए कृत्रिम परितंत्र, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं परितंत्र, जैसे कि नगरीय कृषि, फसली तंत्र और जलाशय, सब मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, जीवमंडल देख लीजिए यहाँ पर, जीवमंडल किससे किससे मिलकर बना होता है? ये आता है पेपर में। तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों से मिलकर क्या बनता है? तो जीवमंडल बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है परितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा, यहाँ पर हमने आप लोगों को इकोलॉजी जो है एनवायरनमेंट पूरा कवर करवाएंगे। यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। जैविक घटक में क्या क्या आएगा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक घटक में कौन कौन से आएंगे? कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। तो कार्बनिक घटक के अंदर क्या क्या आएगा? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया वगैरह आएगा। ठीक है, अकार्बनिक घटक में मिट्टी, चट्टान, खनिज और वायुमंडलीय गैस आएंगे। ठीक है, और इसमें देख लीजिए
भौतिक में क्या क्या आएगा, तो वायु हो गई, वायु की आर्द्रता हो गई, तापमान, ठीक है, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब किस में आएगा, तो ये सब अजैविक घटक के भौतिक उसमें आएंगे, ठीक है, एलिमेंट में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है, उद्भिद गुण, यानी कि देखिए यहाँ पर लाइकेन जो किससे मिलकर बना होता है, तो कवक और शैवाल का, कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक है। ये पर्यावरणीय सूचक के रूप में यूज होता है लाइकेन, बहुत बार क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है। प्रवाल किससे मिलकर बना होता है, तो शैवाल और किससे बनता है, कोलेंट्रेटा से, ठीक है। माइकोराइजा जड़ और कवक का जो है सम्मिलित रूप होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, माइकोराइजा, प्रवाल और लाइकेन, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए शुष्क चट्टान पर प्राप्त जो है वायु प्रदूषण के सूचक कौन होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो किससे बनता है, तो रोसेला नामक लाइकेन से बनता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, तो लिटमस पेपर, ये किससे बनता है, तो रोसेला नामक लाइकेन से बनता है, ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट देखिए पर्यावास क्या होता है, पर्यावास मतलब वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव जो है निवास करता है, ठीक है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, जैसे कि व्हेल, दरियाई घोड़ा, पादप, इन सब की आवश्यकताएं क्या है, कि ये सब जल में रहते हैं, ठीक है। जल, ये सब जलीय जंतु हैं, तो उनकी सारी आवश्यकताएं जो मिलती जुलती हैं, तो उनका पर्यावास क्या हो गया, ठीक है, समुद्र वगैरह हो गए, नदी हो गई, जल हो गया, ठीक है। पर्यावास के प्रकार देख लीजिए, स्थलीय, लवणीय जल, अलवणीय जल, समुद्र, ज्वालामुख, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग करेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, देखिए ये हरे पौधे जो है हरे पौधे जो होते हैं, स्वपोषी पादप जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। ठीक, इस क्रिया में जो है CO2 का ग्रहण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और CO2 को ग्रहण होने से वायुमंडलीय संतुलन बना रहता है, ठीक है। प्लांट करते क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को मुक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6CO2 + 12H2O, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे क्लोरोफिल भी लगेगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिए क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा और प्रकाश, और इससे क्या बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का 1 अणु बनेगा और वाटर के 6 अणु बनेंगे और ऑक्सीजन के 6 अणु निर्गत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि ऑक्सीजन का अणु कहाँ से बनता है, तो ये CO2 मत लगा दीजिएगा कभी, ये वाटर से जो अलग होता है वही ऑक्सीजन का अणु होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, अब यहीं पे देख लेते हैं ऊपर जो भी थोड़ा सा रह गया है, ये देखिए सूर्य के प्रकाश के, देखिए फोटोसिंथेसिस क्रिया, ठीक है, सोलर इंटू थर्मल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कारक देख लीजिए, ब्लैकमैन के अनुसार फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कौन कौन से फैक्टर आवश्यक होते हैं, तो CO2 चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, सनलाइट, टेम्परेचर और क्लोरोफिल, ठीक है, इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर है, इन कारकों में जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पर खाद्य स्तर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ये खाद्य स्तर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है, तो खाद्य स्तर का प्रारंभ जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों के जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप हो जाता है, ठीक है। आगे के अन्य स्तर जो है ऊर्जा के प्रवाह मतलब होता रहता है, आगे के जितने भी, देखिए प्रारंभिक स्तर कौन सा होता है, तो सबसे पहले जो है सबका सोर्स क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य से एनर्जी कहाँ मिलती है, तो हरे पेड़ पौधों को, तो यही हरे पेड़ पौधे जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। जब हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो है आगे जो है पोषक स्तर चलते हैं, यानी कि जिनको भी शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को फिर कौन खाएगा, मांसाहारी वगैरह छोटे बड़े जीव खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर आगे इसमें बोला गया कि आगे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए ये सूर्य से जो है स्वपोषित जो पौधे होंगे, हरे पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। फिर जब ये हरे पौधे बड़े होंगे तो इनको शाकाहारी जो बकरियां, भेड़ वगैरह इनको खाएंगी। फिर इन बकरियों को कौन खाएगा, तो मांसाहारी जानवर, शेर वगैरह इनको खाएंगे। फिर इनके बाद इनको सबसे मतलब जो सबसे बड़ा जो स्तर कौन सा होता है, तो सर्वाहारी होता है। ये यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, इसमें आ सकता है मांसाहारी होता है या फिर सर्वाहारी। तो सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है, पोषक स्तर, तो सर्वाहारी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो स्वपोषित पौधे होते हैं उनको प्रथम पोषक स्तर बोलते हैं, ठीक है।
अब जब कोई खाएगा, ये मान ली बकरी इनको खाएगी, तो ये क्या हो गई, प्रथम उपभोक्ता स्तर हो गई। ठीक है, ये अब इनको भेड़ मतलब शेर को बकरी मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बकरी को शेर खाएगा तो ये क्या हो गया, ये द्वितीय पोषक स्तर हो गया। ठीक है, और ये तृतीय पोषक स्तर हो गया। सर्वाहारी तृतीय पोषक स्तर में आएगा। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर्वाहारी कौन से पोषक सर्वाहारी देखिए चतुर्थ पोषक स्तर में आएगा, लेकिन तृतीय उपभोक्ता होगा। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर, ये आप लोग क्या देखिएगा, तृतीय पोषक स्तर द्वितीय उपभोक्ता स्तर में कौन आएगा, तो ये मांसाहारी जीव आएंगे, और जितने शाकाहारी होंगे वो द्वितीय पोषक स्तर और प्रथम उपभोक्ता स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो जितना भी जो प्रत्येक आहार होता है, तो वो अपना ऊर्जा, जब सपोज करिए ये पेड़ है, एक सेकेंड, पेड़ है, जो पेड़ को जब सूर्य द्वारा एनर्जी बनेगी, तो जब इसको बकरी खाएगी तो कितनी एनर्जी, जो 80 से 90% एनर्जी जो है, जो एनर्जी का क्षय हो जाता है, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है। 10% एनर्जी बकरी के पास आई, तो इसका 10% फिर शेर के पास जाएगा, फिर उसका 10% सर्वाहारी के पास, तो सबसे कम किसके पास आया, सर्वाहारी के पास। ठीक है, तो इस एनर्जी फ्लो को लिंडमैन का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिंडमैन का नियम आगे आपको ये मिलेगा। ये देखिए 10% ऊर्जा का नियम किसका है, तो लिंडमैन के अनुसार जो है ऊर्जा प्रवाह में जो है 10% ही यानी कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए घास है, घास के बाद कीड़ा अगर उसको खाएगा तो 10% एनर्जी इसको मिलेगी और 90% क्षय हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 90% का ह्रास हो जाएगा। फिर जो कीड़ा से जब जिस कीट को मेढक खाएगा तो उसको मेढक को भी इसका 10% मिलेगा। मेढक को जब सर्प खाएगा तो सर्प को उसका 10% और सर्प का 10% मोर को मिलेगा। ठीक है, तो कोई खाद्य श्रृंखला जो है अधिकतम 5 स्तर तक हो पाती है इसी कारण, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते जो है एनर्जी बहुत कम बचती है। ठीक है, सपोज करिए इसका 10% इसको मिलेगा, इसका 10% इसको, तो यहाँ तक बहुत ही कम एनर्जी बचती है, इसलिए अधिकतम 5 पोषक स्तर तक ही खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं कहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है। यहाँ से देख लीजिए, तालाब में भोजन श्रृंखला। तो तालाब में भोजन श्रृंखला कौन कौन सी होती है, देख लीजिए यहाँ पर। तो पादप प्लवक होते हैं, उनको कौन खाता है, तो प्राणी प्लवक को कौन खाते हैं, तो छोटे छोटे जो कीटाणु लार्वा होते हैं, लार्वा को छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ। ये जितना भी वाटर इक्वेटिक सिस्टम होता है, ये उसका जो है ये सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए उत्पादक कौन कौन से होते हैं तालाब में, तो जो है जड़ें पानी के भीतर कीचड़ में होती हैं, उत्पादक होती हैं कौन कौन सी, फाइटा और ये सब शैवाल वगैरह होते हैं, सब उत्पादक होते हैं। इनको शैवाल और जो वालबाक्स इन सबको कौन खाता है, तो ये सब खाते हैं। ठीक है, मछलियाँ वगैरह, एनिलिड्स वगैरह, तो ये पौधों पर निर्भर होता है उपभोक्ता। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जो है चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला, यानी कि मृतोपजीवी। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ये देखिए, तो आपको आसानी से समझ में आ रही है खाद्य श्रृंखला, यानी घास को कौन खाएगा, कीड़ा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर, मोर को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर। ठीक है, लिंडमैन के अनुसार 10% ऊर्जा का नियम, अभी ये हमने पूरा समझा ही दिया आप लोगों को। अब यहाँ पर देख लीजिए, अपरद खाद्य श्रृंखला क्या होती है, मृतोपजीवी, यानी कि जो मृत जीवी होते हैं उनको सूक्ष्म जीवाणु खाते हैं। ठीक है, वो वियोजक कहलाते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी, फिर मृतजीवी का भक्षण करने वाला जो है उनको, मृतजीवी का भक्षण कौन करता है, तो बैक्टीरिया, छोटे छोटे जितने भी बैक्टीरिया या फिर जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर उनका भक्षण जो है ये करते हैं, तो इसलिए इनको मृतजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसके आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ से प्रस्थ की पिरामिड वगैरह। ठीक है, तो चलिए इसका मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के।